हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग देख रहे थे बीपीएससी प्रीवियस ईयर का 38वीं से लेके जो 68वीं तक दिया गया है क्वेश्चन, उसको हम लोग देख रहे थे। उसी सेशन में हम लोग समाप्त किए थे मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री को 4 पार्ट में अपलोड किया गया है, चूँकि उसमें क्वेश्चन की संख्या अधिक थी इसलिए उसको 4 पार्ट में किया गया है। चारों का चारा वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। कैसा लगा नहीं लगा ज़रूर एक बार बताएं, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी 68वीं तक दिया गया है सारा का सारा उसमें कराया गया है, आप लोग एक बार जाकर देख लीजिए। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का ही एक पार्ट देखेंगे, जो है कि वो प्राचीन इतिहास को देखेंगे। किसको देखेंगे आज हम लोग जो है प्राचीन इतिहास को देखेंगे, ठीक है। प्राचीन को देखेंगे। इससे पहले आधुनिक भारत को ख़त्म कर दिया गया है। किसको? आधुनिक को ख़त्म कर दिया गया है। उसका वीडियो 4 पार्ट में अपलोड कर दिया गया है। और ये कोशिश करेंगे आज कि इसमें 180 प्रश्नों का श्रृंखला को रखा गया है। कोशिश करते हैं एक ही वीडियो में इसको समाप्त करने का, ठीक है। एक ही वीडियो में कोशिश कर रहे हैं इसको समाप्त कर दें। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखेंगे आज हम लोग प्राचीन इतिहास को। किसको देखना है? प्राचीन इतिहास को देखना है। तो उसी क्रम में आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को, प्राचीन भारत के इतिहास, ठीक है, उसमें आज हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करेंगे तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईस्वी पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन काल 8500 ईस्वी पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? तो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीपीय का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व गेहूं का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किसका? गेहूं का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाले स्थल कोलडीहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। यह माना जाता है कि 6500 ईस्वी पूर्व चावल की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ये ताम्रपाषाण युग जो है इसको हम लोग कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। किसको? ताम्रपाषाण युग को। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो ये लाल रंग का उपयोग, किस रंग का? लाल रंग के उपयोग किया जाता था हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तनों पे। ऊपर से लाल रंग का कलर किया जाता था, लाल रंग से। इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियां था। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन थे तथा दूसरे चित्रित मृदभांड थे। मृदभांड को बनाने वाली मिट्टी में से रेत का मिश्रण किया जाता था। जो मृदभांड जो बनाया जाता था उसमें मिट्टी में रेत को भी मिलाया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग के रूप में आ जाती थी और इन मृदभांडों के ऊपर हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। बात करेंगे तो जो मृदभांड होता था उस पे लाल रंग से पेंटिंग की जाती थी और वो जो पेंटिंग वगैरह बनाई जाती थी वो काले रंग से बनाई जाती थी। किस रंग से? काले रंग से बनाई जाती थी।
बात करेंगे हम सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो ये पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल में। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2300 BC से 600 BC का कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। क्या माना जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। और सैदम सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में की सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर लेखन का कला था, कला का ज्ञान तो था, परंतु इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता की बात करेगी तो यहाँ पे पक्की ईंट की इमारत भी थी, प्रथम असली मेहराब भी था और पूजा स्थल भी पाया गया, कला एवं वास्तुकला भी था। ठीक है, वास्तुकला भी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं, तो ये लोथल जो गुजरात में स्थित है उसको मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका खुदाई की बात करेंगे तो SR राव के द्वारा की गई थी। इसकी खुदाई SR राव के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है, तो ये लोथल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लोथल एक हड़प्पा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है, तो ये बात करेंगे तो लोथल की बात करेंगे, ये गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है, तो ये नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुई है। किस नदी घाटी से? नर्मदा नदी घाटी से। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है, तो ये होती है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा की बात करेंगे, खरी प्रतिमा की बात करते हैं ना, तो मथुरा शैली से होती है। इसमें कह रहा है प्राचीनतम प्रतिमा की, तो किससे प्राप्त होती है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है कि कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्य मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ था। यानी कि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है गांधार काल एवं मथुरा कला, दोनों का जो कला शैली थी वो कुषाण काल में ही पड़ता था, इसलिए ये ऑप्शन 1 से अधिक दिया हुआ है। VS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हैंसोंग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में बनी हुई थी, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन दिया है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासन के द्वारा की गई, तो ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहले साम्राज्य की स्थापना की गई थी। बात करेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य की, तो मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में से एक में की जाती है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। जिसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी, उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक स्वरूप से एकबद्ध किया था। क्या किया था? एकबद्ध किया था। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है, तो कलिंग विजय का वर्णन क्या किया गया है, कब किया, किस में किया गया है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग का वर्णन किया गया है। इसमें हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ है? उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, तो ये बनवाली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? बनवाली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा कि ये बनवाली हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं, तो ये कालीबंगा में मिला है। कहाँ मिला है? कालीबंगा में जूते हुए खेत का निशान मिला है। जूते हुए खेत का निशान कालीबंगा से मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित बनवाली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है और खंभात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे से लोथल से गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं और राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले की घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुजरात के धौलावीरा की बात करेंगे तो वो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार की 10 चिन्ह वाला एक शिलापट भी मिला है। क्या मिला है? एक शिलापट 10 चिन्हों वाला। कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है।
निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ये B.A. स्मिथ हो जाएंगे। ठीक है, B.A. स्मिथ संबंधित नहीं थे। 1921 में बात करेंगे तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन प्रारंभ कराया और 1926 से 27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान हैं जो एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके जो इनमें सम्मिलित थे उनका नाम दिया हुआ है और अतः इसे स्पष्ट होता है कि जो सारा नाम दिया है उसमें B.A. स्मिथ का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए B.A. स्मिथ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बोंगज कोई का महत्व किस लिए था? बोंगज कोई की महत्व की बात करेंगे तो किस लिए था? तो वो हो जाएगा वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? बोंगज कोई में जो अभिलेख मिला था उसमें देवी और देवताओं का वर्णन मिला था। क्या मिला था? देवी और देवताओं का वर्णन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या करना है? एक में नवपाषाण स्थल दिया है और दूसरा में इन नवपाषाण कालीन का स्थान दिया है। ठीक है, कहाँ है ये जगह ये बताना है हमको। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तनूर जो हो जाएगा ये तेलंगाना में हो जाएगा और चिरांद की बात करेंगे तो ये बिहार में हो जाएगा और गुफक राल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कश्मीर में। आप पायमपल्ली की बात करेंगे तो तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। महाजनपद एवं उसकी राजधानी की बात करते हैं। ठीक है, बात करेंगे अंग की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अंग, पहले मल्ल दिया हुआ है ना, मल्ल की बात करेंगे तो कुशीनारा हो जाएगी और अंग की बात करेंगे तो चंपा हो जाएगी। गंधार की राजधानी की बात करेंगे तो तक्षशिला हो जाएगी एवं वत्स की कहाँ हो जाएगी? वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा। अंग का कुशीनारा हो जाएगा, मल्ल का कुशीनर हो जाएगा और अंग की बात करेंगे तो चंपा हो जाएगा। गंधार की बात करेंगे तो तक्षशिला हो जाएगा और वत्स की बात करेंगे तो ये कौशाम्बी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये पृशनी नदी के युद्ध पृशनी नदी के तट पे लड़ा गया था, जिसको रावी नदी वर्तमान में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीपीय में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ है? ठीक है, कब शुरू हुआ है इसमें दिया हुआ है कि कब शुरू हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा इन उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोहे का उपयोग का प्राचीनतम तिथि का जो है निश्चित तिथि नहीं बताया गया है। क्या है? निश्चित तिथि जो है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गंगा के दक्षिण क्षेत्र की बात करेंगे तो ये कहा जाता है मगध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? मगध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्थ भारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। क्या था? एक साम्राज्य था। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो ये किसने की थी इसका मरम्मत? देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपको रुद्रदामन। किसने किया था? रुद्रदामन। सुदर्शन झील जो एक कृत्रिम जलाशय था इसका मरम्मत रुद्रदामन ने कराया था। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में से सर्वाधिक प्राचीन है। क्या है? सर्वाधिक प्राचीन है और इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल से महत्वपूर्ण अवशेष है? किस काल की महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये हो जाएगा हमारा
गुप्त कला की, किसकी है? गुप्त कला की महत्वपूर्ण अवशेष है। कौन सी? देवगढ़ की दशावतार मंदिर और गढ़वा मंदिर। गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किसका? गुप्त काल की एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल जो हो जाएगा ऋग्वेद का, पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 9वां मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था जिसे मूजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? 4 वर्णों का उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये सोम को समर्पित है। सोम और इस पेय का नामकृत देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये वैश्विक दर्शन, ठीक है, वैशेषिक दर्शन। भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तन माना जाता है। किसे? महर्षि कणाद को। महावीर स्वामी का जन्म की बात करेंगे तो ये कहाँ हुआ था? उनका जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। भगवान महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय वंश में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया एवं उनका प्रथम शिष्य भी बना। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ये कौन कहलाता है? तो 14 पूर्व। कौन कहलाता है? 14 पूर्व सबसे प्राचीनतम, सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्ण प्राचीनतम ग्रंथ जैन है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रवाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? तो ये करता है देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करना। देवी देवताओं की मूर्तियों का पूजा करना। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो ये सारनाथ में। पहला धर्म कहाँ दिया था? धर्म सम्मेलन, पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? तो ये सारनाथ में हुआ था। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे। तो 6 वर्ष तपस्या के बाद वैशाख के पूर्णिमा का रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही बुद्ध कहलाए वो। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और उरुवेला से हुए सबसे पहले ऋषिपत्तनम, जो वर्तमान में कहाँ है? सारनाथ में पड़ता है। उन्होंने वहाँ 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने कहा था कि दुख के कारण, दुख का अंत तथा दुखों का समाधान से संबंधित है। इस 4 आर्य सत्य भी कहा था, इसे 4 आर्य सत्य भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हो गया था। किस लिए? तो चुंद नामक लोहार था जो वो खिला दिए थे, मांस खिला दिए थे सुअर का, उसके कारण अतिसार रोग हो गया था उनको, रक्त अतिसार। उनसे उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। ठीक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध ग्रंथ की किसकी है? बौद्ध ग्रंथ की पुस्तक है त्रिपिटक। त्रिपिटक की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म की ग्रंथ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं भागों है विनय पिटक,
जो संघ संबंधी नियमों का दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह करता है। विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियमों तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह करता है। और सूत पिटक की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। अभिधम पिटक की बात करेंगे तो वो बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांत है। किसका है? दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। त्रिरत्न यानी 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ये किससे? सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और ये जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? तो ये आत्मदमन दोनों में समान नहीं थी। गौतम बुद्ध के माध्यम वर्ग का उपदेश दिया, वे निर्माण के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया था। ठीक है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ये हो जाएगा षष्ठम पीढ़ी का। किस पीढ़ी का? षष्ठम पीढ़ी का हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि महाबोधि मंदिर वर्तमान में बोधि वृक्ष का वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और वह नष्ट भी हो गए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। ठीक है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया था उस टाइम। ठीक है। 5वीं पीढ़ी का है। देखिए इसका कंफर्म आंसर नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये आजीवकों ने किया था। किसने? आजीवकों ने किया था। इसमें मौर्य युग में जो पहाड़ी को काटकर निवास स्थान बनाया गया था उसमें पूर्ण कला का विकास हुआ था। अशोक एवं उसके पौत्र यानी पोते ने दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ी को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाया गया था। इस समय पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपाड़ आदि नामक गुफा का निर्माण किया गया था। ठीक है। सुदामा, कर्ण एवं चौपाड़। एक विश्व झोपड़ी था, इसमें विश्व झोपड़ी भी था इसी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अभी हम लोग पढ़े थे मोखलीपुत्र गोसाल थे। कौन थे? मोखलीपुत्र गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात करेंगे कि अजातशत्रु ने किए थे। ठीक है। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना की बात करेंगे तो अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम तट पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा। ठीक है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये उदयन द्वारा किया गया था सर्वाधिक पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये उदयन ने बसाया था। ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की बात करेंगे तो अजातशत्रु हो जाएगा। और नगर किसने बसाया था? तो ये बसाया था उदयन ने बसाया था। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है जिसमें ताम्रपाषाण युग स्थल दिया हुआ है और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थल दिया हुआ है। आहार की बात करेंगे तो ये बनास हो जाएगा, नदियों का स्थान बनास नदी के किनारे। और कायथा की बात करेंगे तो काली सिंधी, रावाल्दा की बात करेंगे ताप्ती नदी और मालवा की बात करेंगे नर्मदा नदी। किसकी? नर्मदा नदी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएंगे स्थूलभद्र। कौन थे? जैन संगति के स्थूलभद्र थे। ठीक है। और दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे के कौन थे? दूसरे के हो जाएंगे भद्रबाहु। ठीक है। कौन हो जाएंगे? भद्रबाहु। अगला प्रश्न है हमारा
अगला प्रश्न है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, तो ये हो जाएगा उदयन ने। सर्वाधिक बार किसने राजधानी बनाई थी, तो ये ही बनाया था, ठीक है, उदयन ने बनाया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात करेंगे तो गिरिब्रिज, जो वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मगध शासक बिंबिसार चिकित्सक कौन था। बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो ये हो जाएगा जीवक। कौन था, जीवक था। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, जीवक था। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत के इलाज में जीवक को भेजा था। किसको, चंड प्रद्योत के इलाज में जीवक को भेजा था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो ये हर्यक वंश। इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, तो ये विलियम जोन्स ने की थी। सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। और एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन की बात करेंगे तो ये सेंट्रोकोटस और सिकंदर महान का भेंट का भी उल्लेख किया है, ठीक है, और सिकंदर महान की भेंट का भी उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो ब्राह्मी लिपि की सर्वप्रथम पढ़ने की बात करेंगे तो ये जेम्स प्रिस्पे ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1837 ईस्वी में पढ़ा था। और उन्होंने लेखों के देव नाम पिया की पहचान सिहल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिहली अनुसूर्तियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। अंततः वर्ष 1915 में मास्की, जो कर्नाटक में स्थित है, प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया, ठीक है। अशोक देव नाम पे किसको कहा जाता है, तो अशोक को कहा जाता है, अशोक को। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है, तो ये कार्तिकेय का है। किसका है, कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है, तो ये कार्तिकेय की जन्म की कहानी है। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था, तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका था, ठीक है, क्या था, इंडिका था। बात करेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। जो सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, आनेसिक्रिएटस, अरिस्ताबोलुस तथा मेगास्थनीज थे, जिसके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय सूचनाएं विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उन्होंने मौर्य इतिहास के प्रमुख स्रोतों पे प्रकाश डाला था इंडिका में, ठीक है, इंडिका में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है, यहाँ भी मिलान करना है। देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। बृहद संहिता के लेखक की बात करेंगे तो 12 मिहर हो जाएंगे। मुंशिका मानसा की बात करेंगे तो अतुला हो जाएंगे। राजतरंगिणी की बात करेंगे तो ये कल्हन हो जाएंगे। और विक्रामक देव चरित्र की बात करेंगे तो बिल्हन ने लिखा था। किसने, बिल्हन ने लिखा था। इंडिका के लेखक कौन था, तो इंडिका के लेखक की बात करेंगे तो ये मेगास्थनीज हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है हमारा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रकाशन का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है, पाटलिपुत्र के नगर का वर्णन मिलता है। और पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। क्या जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज का दूत कौन था, यहाँ पे कह रहा है कि मेगास्थनीज दूत था। किसका दूत था, तो ये सेलूकस का दूत था, ठीक है। कौन नहीं था, तो सेलूकस का दूत था। कौन, मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आर्कोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेलूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने कुछ भी देखा सुना जो उसे इंडिका में लिख दिया, ठीक है। जो भी भारत में देखा सुना मेगास्थनीज ने वो सारा का सारा जो है इंडिका में लिख दिया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो अंतिम मौर्य सम्राट की बात करेंगे तो ये बृहदत्त था। कौन था, बृहदत्त था।
किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? किस अभिलेख में किया गया है? तो ये किया गया है हमारा जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में जो है रुद्रदामन प्रथम का विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? तो ये पल्लव वंश ने तमिलनाडु में बनाया है कैलाशनाथ मंदिर। ऑप्शन है पुस्तक है और लेखक का नाम मिलाना है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कौटिल्य। अष्टधाई की बात करेंगे तो पाणिनि हो जाएंगे, और नीतिसार की बात करेंगे तो कामंदक हो जाएंगे। कुमार संभव की बात करेंगे तो ये कालिदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये खारवेल का जो था, कलिंग नरेश खारवेल जो था, वो जैन धर्म की तरफ काफ़ी अग्रसर थे। ठीक है, काफ़ी अग्रसर थे। इसमें है कि उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। खारवेल का जो इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है कौन है? हाथी गुफा अभिलेख है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में उपलब्ध है। किसमें? प्राकृत भाषा में। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो ये सातवाहन वंश से था। किस वंश से था? कलिंग नरेश जो खारवेल था उनका संबंध सातवाहन वंश से था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता था? प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। बात करेंगे नेपोलियन की संज्ञा किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को। और किस पुस्तक में किसने कहा है? तो बी स्मिथ ने किस बुक में? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा है। और समुद्रगुप्त की विजयों की बात करेंगे तो यह प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और इस अभिलेख को किसने लिखा है? तो ये हरिसेन ने लिखा है। किसने? हरिसेन ने लिखा है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन थे? तो स्कंदगुप्त के द्वारा हुनों को पराजित किया गया था। किसके द्वारा? स्कंदगुप्त को। और स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह हुआ पराजित हुआ। उसके बाद यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालीन प्रभाव भी नहीं पड़ा था। ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता है? तो ये अपृहत भूमि एक प्रकार से मतलब बिना जोती हुई भूमि को अपृहत भूमि कहते हैं। एक प्रकार से बंजर भूमि कह सकते हैं। ठीक है, वह भूमि जिस पर खेती ना की जाए उसे अपृहत भूमि कहते हैं। बंजर भूमि उसको बोल सकते हैं। ठीक है, बंजर भूमि। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री संगुयुन जो था भारत की यात्रा कब किया था? तो ये 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच किया था। ठीक है, 500 बात करेंगे तो ये चीनी यात्री संगुयुन जो 1518 ईस्वी में भारत आया था। और इसने अपने 3 वर्षों में की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियाँ एकत्रित की थी। क्या की थी? बौद्ध धर्म की प्रकृतियाँ एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्रा ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन की बात करेंगे तो उसके शासनकाल में हेनसोंग आया था। किसने भारत आया था? हेनसोंग भारत आया था। कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है? तो ये राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में किसका वर्णन मिलता है? तो जम्मू कश्मीर का वर्णन मिलता है। ठीक है, राजतरंगिणी में। इसमें दिया हुआ एक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य नीति राजनीतिक शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना थी। और राजतरंगिणी में बात करेंगे तो ये कश्मीर का इतिहास मिलता है। किसका? कश्मीर का इतिहास मिलता है राजतरंगिणी में। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ये हो जाएगा बिहार में। कहाँ है? उदंतपुरी बिहार में स्थित है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कौन थे? नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़
को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक मिथिला के स्वर्ण युग कहलाया। कहाँ का? मिथिला का स्वर्ण युग कहलाया। कर्नाट वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे तो ये हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट उद्धृत हुई थी? तो ये जो है धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा बिल्कुल उद्धृत हुई थी। धर्मशास्त्र के समय 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेकों जातियां यथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, मगध, विदेहक, रथकार आदि का अपरिवाह हुआ और अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, निर्विसित एवं अनविरिसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र की अस्पृश्य माने जाते थे। किसको? अस्पृश्य यानी कि अछूत माने जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में हुई थी? ठीक है, तो कनिष्क के काल में कुंडनबल कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडनबल कश्मीर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो वासुमित्र किए थे और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो अश्व घोष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष थे। प्रथम बौद्ध संगति की बात करेंगे, प्रथम बौद्ध संगति की तो महाकश्यप थे अध्यक्ष उनके। और बात करेंगे कहाँ हुआ था तो राजगीर में हुई थी। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करेंगे तो द्वितीय बौद्ध संगति की जो आयोजन की गई थी वो पाटलिपुत्र में नहीं, वैशाली में की गई थी। वैशाली में हो जाएगी। और उसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे साबक मीर। और शासनकाल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, पहला में अजातशत्रु, दूसरा में कालाशोक हो जाएगा। और तीसरे की बात करेंगे तो तीसरी बौद्ध संगति की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र में हुई थी। शासनकाल की बात करेंगे तो अशोक की शासनकाल थी। और अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे यहाँ पे मोगलीपुत्तिस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोगलीपुत्तिस हो जाएंगे। और चौथा का हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, जो हम लोग अभी कर चुके हैं। ठीक है, कर चुके हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। अभी जस्ट हम लोग किए हैं, राजगीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, यानी कि सुमेलन करना है। तो जन्म कहाँ हुआ था उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म की बात करेंगे तो लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति की बात करेंगे तो ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था। जन्म की बात करेंगे तो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति करेंगे तो बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन की बात करेंगे तो कहाँ? सारनाथ में दिए थे प्रथम प्रवचन। निधन की बात करेंगे तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ये गौतम बुद्ध को हुई थी। ठीक है, बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पे। ठीक है, गौतम बुद्ध की प्राप्ति, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पे मंदिर बनाया गया, महाबोधि मंदिर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस काल में मिला था? तो ये चौथी बौद्ध संगति में कनिष्क के काल में मिला था। ठीक है, कनिष्क के काल में मिला था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। कहाँ थी? वैशाली में थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं बज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्र शासन व्यवस्था प्रचलित थी। क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी? तो ये हो जाएगा मल्ल तथा बज्जी में। कहाँ हो जाएगा? मल्ल तथा वज्जी में प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली था। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये अंगुत्तर निकाय में किसमें है? 16 महाजनपदों की सूची जो है ये अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। बात करेंगे कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, ये 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा जाता है। कौन कौन है ये? अंग, मगध, काशी, कौशल,
बज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एवं कंबोज। ठीक है, कंबोज। इन महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक है जो दक्षिण भारत में स्थित है। जनवसम सूत्र में केवल 12 राज्यों के नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से दिया हुआ है। क्या है? भिन्न प्रकार से दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग किस युग में था? तो ये गुप्त में था। किस युग में? गुप्त वंश में हुआ था। ठीक है, नालंदा का एक विख्यात पीठ विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर में स्थित है और इसका स्थापना की बात करेंगे तो किसने किया था इसका स्थापना? कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, कुमारगुप्त ने इसका स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्वविख्यात है? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विख्यात है और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था। ठीक है, उसी के अध्ययन के लिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये सैनिकों की सुगमता भर्ती के लिए की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था जो है सैनिकों की सुगमता भर्ती के लिए की गई थी। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। मनसबदारी व्यवस्था जो है एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारियों का वरीयता कर्म, वेतनमान तथा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदारों को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव में उत्तरदायित्व मनसबदारों को डाल दिया था, जिसके बदले हुए मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के हमको आंसर को बताना है। दिया हुआ है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रासाद मिलाना बंद हो गया। उपयुक्त वक्तव्य में जो है कौन सा सही है? हमको सही को देखना है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सही है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर, जो वर्तमान में राजगीर है वहाँ के निकट स्थित है और 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय जो है अस्तित्व में आया था। कब आया था? गुप्तों के काल में नालंदा अस्तित्व में आया था और 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया था। इसका पतन हो गया है। और बात करेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तो ये पाल शासकों का देन है। ठीक है, पाल शासकों का देन है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो धर्मपाल ने इसकी स्थापना किया था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। कब हुआ था? ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध की राजधानी कौन थी? तो मगध की राजधानी की बात करेंगे तो देखिए ये दिया हुआ है पाटलिपुत्र, गृहवीर्ज दोनों दिया गया है। जबकि पहले गृहवीर्ज था, उसके बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई है। तो इसीलिए ये दोनों आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसीलिए दोनों हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? यहाँ पे देखिए फिर ठीक दिया हुआ है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये हो जाएगा दोनों। इसमें भी दोनों दे दिया है। ठीक है, इसमें भी दोनों दे दिया है। मगध की नहीं, प्रथम राजधानी बोल रहा है ना, तो यहाँ पे दिया ही नहीं राजगीर ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होता हमारा राजगिरी। ठीक है, राजगिरी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पे शासन किया मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश किया था। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। शिशुनाग वंश की अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और 9 का नीचे नाम दिया हुआ है। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया था। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर
नंद वंश का अंत कर दिया। क्या कर दिया? नंद वंश का अंत कर दिया। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ था वो कौन सा ग्रंथ था? तो ये विशाखादत्त का था। कौन था? विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस था। ठीक है, विशाखादत्त द्वारा कृत ये था, मुद्रा राक्षस था। इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी और मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखादत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख किया। देवी चंद्रगुप्तम एवं अभिसारिका वंची तक या अभिसारिका बंदी तक। ठीक है, ये दोनों का बात किया है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये हो जाएगा घनानंद। कौन सा था? घनानंद हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। किसका? लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो ये शिवाजी हो जाएगा। अष्टप्रधान है दिया हुआ। अष्टदिग्गज की बात करते हैं ना तो कृष्णदेव राय हो जाता है। ठीक है, कृष्णदेव राय। और अष्टप्रधान की बात करेंगे तो ये शिवाजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे और दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्यों भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय को पुष्टि करता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पे था, वो कौन सा अभिलेख है? ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। कौन हो जाएगा? जूनागढ़ अभिलेख है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था? तो ये श्रीलंका हो जाएगा। अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान, बिहार एवं कलिंग भी था, लेकिन श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका शामिल नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, कहाँ हुई थी? तो ये तीसरी बौद्ध सभा की बात कर रहा है, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा था? तो ये प्राकृतिक भाषा था। कौन था? प्राकृत भाषा अशोक के शिलालेख में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें ना अभिलेख दिया हुआ है, अशोक का अभिलेख दिया हुआ है। ठीक है, उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। तो बताइएगा, शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहालेख। शिलालेख जो 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। यह स्थान है शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जनौड एवं अरगुड्डी तथा सोपड़ा। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वह प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तो बात करेंगे किन किन, अगर पूछता है क्वेश्चन कि अशोक का जो शिलालेख है उसमें किस किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो ये ब्राह्मी, खरोष्टी एवं प्राकृत तीनों हो जाएगा, क्योंकि 2 अभिलेख में खरोष्टी का भी प्रयोग किया गया है। तो तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया है और एक भग्न अभिलेख सेरुनिका नाम में यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा का अभिलेख तथा लंगमान नामक संस्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया है, अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए अगर पूछता है कि किस भाषा में मिला है तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक एवं प्राकृत, ये सभी हो जाता है। ठीक है ना, सभी हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। ठीक है, जैसे हम लोग इधर से लिखते हैं ना, इधर से लिखते हैं तो वो लिखा जाता है ना, जो
वो इधर से लिखा जाता है, ठीक है, इधर से स्टार्ट होती है और जब ये पंक्ति समाप्त हो जाती है ना तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, फिर और यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। तो खरोष्टी लिपि जो लिखा जाता है वो ऐसे स्टार्ट होता है और फिर यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ये अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक का धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक का धम्म का जो है एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने 10वें और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपसिनाबो बहुकाय दयादान साचे सोचिए माधवे साचवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहिष्णुता निहित है। इसीलिए हमारा जो है इसमें राजा के प्रति वफादारी, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता, सहनशीलता, इसीलिए हमारा एक से अधिक आंसर यहाँ पे हो गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो ये प्रियदर्शी के नाम से, किस नाम से? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अशोक के अभिलेख को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये जेम्स प्रिस्पे के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। कब? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिस्पे के द्वारा पढ़ा गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीतियाँ, किस पे? राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? तो ये हो जाएगी राजनीतिक पे आधारित थी। किस पे? राजनीतिक विषय पे आधारित थी, ठीक है। अर्थशास्त्र समझकर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र नहीं मानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो कांचीपुरम में एकाम्बरेश्वरा मंदिर स्थित है, ठीक है। एकाम्बरेश्वरा मंदिर स्थित है कहाँ पे? कांचीपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल है? भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, कहाँ है? भीमबेटका की बात करेंगे तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका। मध्य पाषाणकालीन प्राग ऐतिहासिक काल स्थल जो है भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका गुफा की बात करेंगे तो वह प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने से मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित, मानवकृत शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव विकास, मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। किससे? दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो ये किया है 7 श्रेणी में। कितना? 7 श्रेणी में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही कर सकता था, ठीक है। जो जिस जाति से था उसी पेशा भी वही करता था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किस विशेष रूप से उल्लेख था? किसमें विशेष रूप से उल्लेख था? तो ये हो जाएगा हमारा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में था। उन्होंने ही 7 वर्गों में बांटा था। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया था? किसमें किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा महेंद्र वर्मन मतविलास प्रहसनन, ठीक है। महेंद्र वर्मन मतविलास प्रहसनन बात करेंगे हम। मतविलास प्रहसन ये महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएगा। और आमुक्त माल्यदा की बात करेंगे तो ये कृष्णदेव राय हो जाएंगे। और समरंग सूत्रधार की बात करेंगे तो ये राजा भोज हो जाएंगे।
और मन्नोस की बात करेंगे तो सोमेश्वर तृतीय हो जाएंगे। पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी किसने लिखी थी? तो पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी ये अज्ञात नाविकों के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अज्ञात नाविकों के द्वारा लिखा गया है। इसका अभी तक लेखक का प्रमाण नहीं मिला है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है? तो इंडिका है, जो मेगास्थनीज द्वारा रचित है। ठीक है, इंडिका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। इनमें से किस सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन, किसने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था व्यापक पैमाने पे? तो ये कौन? बिम कडफिसस किया था। किसने किया था? बिम कडफिसस ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुषाण शासक द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया, लेकिन भारतीय महाद्वीपीय में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बिम कडफिसस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय दिया जाता है। किसको? बिम कडफिसस को। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, किसके समय में फली फूली? तो ये कुषाण के समय में फली फूली थी। किसके समय में? कुषाण के समय में। इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति में आयोजित की गई थी? किस शासन के काल में? तो ये कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में की गई थी, जिसके उपाध्यक्ष की बात करेंगे अश्व घोष, और अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात वासुमित्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वासुमित्र हो जाएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रघोत कहाँ का राजा था? ये अवंती का राजा था। ठीक है ना, प्रघोत जो था अवंती का राजा था। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंद प्रघोत था। इसकी पुत्री वारनवख्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्नदासता नामक नाटक में है। आधुनिक मालवा से प्राचीन काल का अवंती था, जिसके दो भाग थे। उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। क्या थी? माहिष्मती थी। हून राजा तोरमन किस औलंकी राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो ये प्रकाश वर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश वर्मन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने? राजराज प्रथम ने करवाया था। यह है ना कि तमिलनाडु में जो तंजौर मंदिर स्थित एक हिंदू मंदिर है, उसमें 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था, और मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। इनके नाम पर ही इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। किसके नाम पर? राजराज प्रथम के नाम पे ही। और इस मंदिर का जो निर्माण है द्रविड़ शैली में किया गया है। किसमें? द्रविड़ शैली में किया गया है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो ये हो जाएगा किसमें है? तो ये विधवा दहन का हो जाएगा तोरमन का एरन अभिलेख में किया गया है। ठीक है, एरन 12 अभिलेख में किया गया है। एरन 12 अभिलेख में किया गया है। ये भानुगुप्त के एरन अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती प्रथा का उदाहरण मिलता है। ठीक है, सती प्रथा का उदाहरण भानुगुप्त एरन अभिलेख से मिलता है। शुंग वंश के किस शासक की शुंग वंश के बाद किस वंश के भारत पर राज किया था? किस वंश ने? तो ये कण्व वंश ने किया था। किसने? कण्व वंश ने किया था। कण्व वंश ने किया था। ये शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति, जो अपने आमत वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वह था कण्व वंश। कौन था? कण्व वंश था। अब कण्व वंश। अगला प्रश्न है हमारा कि राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। किससे? हाथी गुफा अभिलेख राजा खारवेल से जुड़ा हुआ है। किस गुप्त शासक ने अपनी बड़े भाई की हत्या कर सत्ता को प्राप्त किया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त किया था। किसके विरुद्ध? शकों के विरुद्ध
विजय प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी और उनकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी उनसे विवाह कर लिया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये गुप्त काल की है। किसकी? गुप्त काल की है ये। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उसमें से अधिकांश जो गुप्त युग में था तो त्याग दिया गया। यहाँ या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हेनसोंग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सहगौड़ा एवं उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। किसके? ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नगरों का पतन हो गया था किस काल में? गुप्त काल में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? ये किसके लिए किया जाता था? कौन किया जाता था? तो ये हो जाएगा, इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन हो जाएगा। गुप्त काल में बंगाल में ताम्र लिपित एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका और जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भरौज था, जहां से पश्चिमी देश के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे के भी उत्तर भारतीय व्यापार से होता था। अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो ये गुप्त वंश दिया था। किसने? गुप्त वंश ने सर्वाधिक ब्राह्मण एवं मंदिरों में अनुदान दिया था। अगला प्रश्न है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये उपज का छठा भाग था। क्या था? उपज का छठा भाग था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो ये हो जाएगा गुप्त वंश की। भागवत संप्रदाय था उसमें गुप्त वंश की अत्यधिक देन थी। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का जन्मोत्कर्षण गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी ने तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। क्या था? गरुड़ राज्य चिन्ह था। इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ये आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे? कौन जाने जाते थे? ये सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। किसको? सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाला था। इनका काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि था। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे और शर्मिला गुप्तकालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी कार्य में नहीं था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने ये क्या बोलते हैं इसको, इसमें उत्तर जो है ए माना है। क्या माना है? ए माना है। अगला प्रश्न है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये पीयूषभूत वर्धन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पीयूषभूत वर्धन हो जाएगा। इसका वर्धन राजवंश की स्थापना किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। अभी हम लोग ऊपर इस क्वेश्चन को डिस्कशन भी किए थे। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये मथुरा था। कौन था? जब ह्वेनसांग भारत की यात्रा किया था उसमें सूती कपड़ों का जो था प्रमुख स्थान मथुरा था। और अर्थशास्त्र ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजा कर रखी जाती थी। क्या? काफ़ी सजा कर रखी जाती थी। कवि वन निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो ये पाटलिपुत्र का था। कहाँ का?
पाटलिपुत्र का था। चीनी यात्री जो इत्सिंग था वो बिहार का भ्रमण कब किया था? तो ये बिहार का भ्रमण 671 ईस्वी एवं 672 ईस्वी के बीच किया था। 671 एवं 72 के बीच किया था, जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेष को देखने की इच्छा से उसने विश्व का भ्रमण किया था। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और 675 से 650 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वो चीन को लौट गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे कुमारगुप्त। कौन हो जाएंगे? ऊपर भी हम लोग ये क्वेश्चन पढ़े हैं, कुमारगुप्त हो जाएंगे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण की बात करेंगे तो ये मुसलमान थे। कौन थे? मुसलमान थे नालंदा विश्वविद्यालय के, जिसने बख्तियार खिलजी था उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित की गई थी? ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे था? कि जावा एवं सुमात्रा से था। किससे था? जावा एवं सुमात्रा से था। पाल वंशी शासक देवपाल और मतानुयायी तथा लेखों में उसे परम सौगात कहा गया। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। कितने गांव? 5 गांव दान में दिए थे। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु उसने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया? वो कौन था? ये हो जाएगा बालपुत्र देव। कौन हो जाएगा? बालपुत्र देव। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। कौन थे सहयोगी? चंदेल शासक था। ठीक है, चंदेल शासक। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए हैं। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। कौन है? कंदरिया महादेव का जो है खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में बात करेंगे तो ये कदम वंश का नहीं हुआ है। किसमें? चोरचेल पांड्य है जिसमें कदम वंश का नहीं किया गया है। बात करेंगे हम कि संगम साहित्य में केवल चोरचेल एवं पांड्य राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीपीय तक राजनीतिक गतिविधियों का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ठीक है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो ये कपास के लिए विख्यात था। ठीक है, कपास व्यापार के लिए विख्यात था उरैयूर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस हम लोग पढ़े हैं अभी ऊपर में, विशाखदत्त इनके लेखक है। कौन है? विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी राजरासों के लेखक कौन है? तो ये चंद बरदाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद बरदाई। चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे ये चंद बरदाई, जिसने पृथ्वी राजरासों की रचना की। स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे भास हो जाएंगे। स्वप्न वासदास्ता के लेखक भास हो जाएंगे। इन्होंने 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने टरवान को राजा से प्राप्त किया है। इन नाटकों के नाम 13 जो नाटक है उनका नाम नीचे दिया गया है। किसका? भास का। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवम के बारे में सब जानते हैं, कालिदास ने लिखा है। किसने? कालिदास ने। इसमें 17 सर्ग हैं जिनके प्रकृति चित्रण का कार्तिकेय के जन्म को वर्णित करता है। किसके? कार्तिकेय के जन्म को वर्णित करता है।
कीर्ताजुनियम लेखक पुस्तक के लेखक कौन है? कीर्ताजुनियम की पुस्तक के लेखक जो हैं ये भारवी हैं। कौन है? भारवी हो जाएंगे। कीर्ताजुनियम पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। किससे ली गई है? महाभारत से ली गई है। और इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन भी किया गया है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ये कौन है? मिलिंद पनाहो। कौन है? मिलिंद पनाहो। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने? बाणभट्ट ने। हर्षचरित्र ग्रंथ के रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका जिसमें लेखक एवं समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा विजयालय। चोल वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो विजयालय हो जाएंगे इनके संस्थापक। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत के लिए। किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए चोल काल प्रसिद्ध था। कौन मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए तो ये चोल हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े थे ग्रामीण पंचायत के लिए पढ़े थे ना ऊपर की ग्राम पंचायत के लिए चोल प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? ये गोपुरम कहलाता था। दक्षिण भारत का जो मंदिर उसके आकर्षक जो द्वार बनाए जाते थे उसको गोपुरम के नाम से जाना जाता था। गोपुरम के नाम से जाना जाता था। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते थे। और पांड्य चोल के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य कला में मंदिर छोटे छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। क्या है? गोपुरम है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। किसका था? तो बौद्ध धर्म का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के अध्ययन के विश्व प्रसिद्ध था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसके ध्वंसावशेष 12 गांव ग्राम में दूर एक तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा बालित्रगुप्त नामक गुप्त शासक ने भी बिहार को दान दिया था। ठीक है, दान दिया था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये हर्यक वंश था। कौन सा? हर्यक वंश था। अजातशत्रु के वंश का हर्यक वंश था। बात करेंगे मगध का शासक अजातशत्रु तो वह अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पे बैठा था। ठीक है, राजगद्दी पे बैठा था और इसकी हत्या भी इसके पुत्र ने उदयन ने कर दिया था। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महानिष्कर्मण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था वो कौन था? तो वो हो जाएगा अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। अलार कलम एवं रुद्रक रामपुत्र। महानिष्कर्मण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी की बात करेंगे तो ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में।
1526 ईस्वी में बात करेंगे तो पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी। 1556 में बात करेंगे तो ये हो जाएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई। और खानवा की युद्ध की बात करेंगे तो 1527 में हुई थी। खानवा की युद्ध 1527 में हुई थी। दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? दीन-ए इलाही अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? दीन-ए इलाही अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अकबर ने 1582 ईस्वी में तहूत-ए-इलाही या दीन-ए-इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांत को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का भी प्रयास किया था। क्या किया था? सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य में प्रबंध था? अष्टप्रधान की बात करेंगे तो शिवाजी, अभी हम लोग बात किए थे ऊपर भी, शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, आमंत, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश भी शामिल थे। कौन थे? पंडित राव एवं न्यायाधीश में शामिल थे। देखते हैं पेशवा की बात करेंगे तो ये पेशवा राज्य का प्रधानमंत्री होता था। और आमंत तथा मजूमदार की बात करेंगे तो ये वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। बाकिया नवीस या मंत्री की बात करेंगे तो राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था। और सचिव या सुरनिविश की बात करेंगे तो राजकीय पत्र व्यवहार का देखना था। किसका? सचिव या सुरनिविश का। सुमंत या दाबिर की बात करेंगे तो ये सुमंत विदेश मंत्री होता था। और सेनापति या सर-ए-नौबत की बात करेंगे तो ये सेना के भर्ती, संगठन और रसद आदि का प्रबंध करता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था। और न्यायाधीश की बात करेंगे तो वो मुख्य न्यायाधीश था। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे तो वीर्यदत्त था। ऊपर हम लोग पढ़े हुए हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कितने प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया वो कौन था? वो था जंबिक ग्राम था। कौन था? जंबिक। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंबिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था और उन्हें उसी समय से कैबल्य के नाम से जाना जाने लगा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये अंग की राजधानी जो हो जाएगी चंपा हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? चंपा हो जाएगी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध की जन्म की बात करेंगे तो ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। इनके पिता की नाम की बात करेंगे तो ये शुद्धोदन थे और माता की नाम माया देवी थी, जो कौल्य गणराज की कन्या थी। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात। कल्हण के पुस्तक का नाम क्या था? कल्हण की पुस्तक की बात करेंगे तो राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के शासन का इतिहास मिलता है। कश्मीर का इतिहास प्राप्त होता है हमको राजतरंगिणी से। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो ये किया गया था राजगीर में किया गया था। ठीक है, राजगीर में किया गया था। सारा क्वेश्चन हम लोग ये शायद ऊपर कर चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन ही है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई है, अभी हम लोग पढ़े हैं। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई है। गुप्त काल में शीशे के एक बड़ी संख्या में जारी की गई है तो सातवाहनों द्वारा। किसके द्वारा? शीशे के सिक्के जो है सातवाहनों द्वारा जारी की गई है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासक के काल में द्वारा जारी किया गया। और ज्ञातव्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। किसने? सिमुक ने सातवाहन की स्थापना की थी। इनकी वास्तविक राजधानी जो प्रतिष्ठान या पैठन थी और पुराणों में इस राजवंश को आर्द्रभृत्य या आर्द्र जातीय कहा जाता है। क्या? आर्द्रभृत्य या अर्ध जातीय कहा जाता है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसका विश्वास था? तो ये रोमिला थापर का था। किसका? तो मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसका विश्वास था? तो रोमिला थापर का।
प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक की बात करेंगे तो ये हरिसेन है। ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जो है ये लिखे थे हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसने प्रयाग प्रशस्ति कहा था। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रशासनिक पदाधिकारियों के भी नाम मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं: संधि विग्रहक, कुमारमात तथा महादंडनायक। ये तीनों का नाम जो है प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि बड़ा बुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? ये हो जाएगा भारत जावा कला का। किसका? भारत जावा कला का। महावंश के अनुसार बिंबिसार की किस आयु में सिंहासन पर बैठा? तो किस आयु में? ये 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार सिंहासन पर बैठ गया था। किसके अनुसार? महावंश के अनुसार। महावंश के अनुसार। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो ये हो जाएगा हमारा खारवेल के द्वारा। किसके द्वारा? खारवेल के द्वारा। बराबर पर्वत श्रृंखला गोरखगिरी किसके द्वारा स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो ये खारवेल के द्वारा विजित की गई। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया था और खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख किया गया है। किस अभिलेख में? हाथी गुफा अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख जो है किया गया है। इसी के साथ हमारा जो है प्राचीन इतिहास आज ख़त्म हो चुका है। ठीक है, प्राचीन इतिहास को हम लोग ख़त्म कर दिए एक ही वीडियो में। ठीक है, तो कल से हम लोग देखेंगे फिर मध्यकालीन भारत को देखेंगे। और जो इस चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद।